हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सर्वोत्तम हिंदी क्लासेस। हम जैन साहित्य को देख रहे थे, जिसमें हमने जैन साहित्य की जो भूमिका है वो देख ली थी। उसके जो मुख्य बिंदु थे उनको देख चुके हैं और अब हम उनके विद्वानों को, जो हम दो भागों में जिनको हमने दो भागों में बांटा था, ठीक है, एक अपभ्रंश युक्त और एक अपभ्रंश मुक्त। ठीक है, जो आज हम देखेंगे वो देखेंगे अपभ्रंश मुक्त। ठीक है, पहले हम अपभ्रंश मुक्त को देखेंगे, उसके बाद अपभ्रंश युक्त को देखेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में इसमें आते हैं हेमचंद्र। 1088 ईस्वी इसका समय माना गया है। अपभ्रंश प्रभाव रहित था। ये जो इन्होंने अपना साहित्य लिखा है वो अपभ्रंश से रहित लिखा है। प्राकृत का पाणिनि भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, हेमचंद्र को हिम से रिलेट करके देख लेना। ठीक है, हिम मतलब बर्फ़। ठीक है, और बर्फ़ से पानी बनता है तो हेम पाणिनि, हेमचंद्र को पाणिनि भी कहा जाता है प्राकृत का। ठीक है, कौशल के निवासी थे। जैन धर्म का शंकराचार्य व कलिकाल सर्वज्ञ इनको कहा जाता है। जैन धर्म का शंकराचार्य किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है हेमचंद्र को। कलिकाल सर्वज्ञ भी हेमचंद्र को कहा जाता है। वास्तविक नाम इनका चंगदेव, ये कई बार पूछा गया है। चंगदेव किसका नाम है? ठीक है, चंगदेव, चंगा है क्या? हिम मतलब बर्फ चंगा है। ठीक है, आगे है फिर ये गुजरात के राजा सिद्धराज जो जयसिंह है, जो चालुक्य वंशी है, उनके सभा पंडित माने जाते हैं। उसके बाद ये कुमारपाल जो इनके भतीजे रहे हैं उनके भी सभा पंडित रहे हैं। ठीक है, तो कई बार ये पूछ लिया जाता है ये कि इनके समय किसके समकालीन थे? ये जो ये सिद्धराज और कुमारपाल के समकालीन रहे हैं। और कौन से वंश में? चालुक्य वंश के। ठीक है, आगे है फिर इनको कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान था? इनको संस्कृत भी थी, प्राकृत, अपभ्रंश, इन भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है, व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य की भी रचना की है। ये भी पूछा गया है कई बार एग्जाम्स में। ठीक है, तो व्याकरण के उदाहरणों के लिए इन्होंने किसको आधार माना है? वो माना है भट्टी का जो द्वाश्रय काव्य है। ठीक है, उनके समान ही भट्टी ने जो काव्य लिखा है उनके समान ही द्वाश्रय काव्य इन्हें अपना लिखा इन्होंने। ठीक है, तो ये कैसे रिलेट करेंगे? भट्टी, अगर हम हिम को भट्टी पर चढ़ा देंगे, ठीक है, तो वो दो ऊन में बट जाएगा ना। जैसे एक पहले तो वो हिम था और बाद में वो फिर पानी बन गया। ठीक है, तो ऐसे ही द्वाश्रय, भट्टी के समान द्वाश्रय काव्य लिखा किसने? हेमचंद्र ने। ठीक है, तो ये देखो जो इसका समय है वो माना 1088 ईस्वी। ठीक है, इसको प्राकृत का पाणिनि भी कहा गया है। और चंगदेव इनका नाम था, चंगा, हेमचंगा है। ठीक है, और हिमपाणी। ठीक है, और फिर हिमपाणी किया था हमने। और उसके बाद फिर ये समकालीन किसके थे? ये समकालीन थे सिद्धराज और कुमारपाल के समकालीन रहे हैं। उनके सभा पंडित रहे हैं और इनको संस्कृत का, प्राकृत का और अपभ्रंश भाषा का ज्ञान था। इन्होंने भट्टी के समान द्वाश्रय काव्य की रचना की है। तो ठीक है, इस तरह से इनको देखते चलेंगे। आगे है फिर इनके ग्रंथ है कुमारपाल चरित। कुमारपाल चरित इनका इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। ठीक है, ये पूछा भी गया है कई बार। कुमारपाल यह चरित काव्य है। ठीक है, कुमारपाल के आश्रय में रहे हैं ये। ठीक है, तो उन्हीं के चरित्र को इन्होंने ध्यान में रखकर ये ग्रंथ लिखा है। ठीक है, तो यह काव्य 28 सर्गों में विभक्त है। 28 सर्गों में, यानी कि इसको मैंने याद करने के पर्पज़ से क्या किया है, कुमारपाल है जो वो 28 वर्ष के हैं। ठीक है, कुमारपाल 28 वर्ष के हैं। और
जो प्रथम 20 हैं वो संस्कृत में है और अंतिम जो 8 है कुमारपाल को संबोधित करते हुए लिखे गए हैं। और जैसे इसमें कुमारपाल चरित में 28 सर्ग है, तो मैंने कमायनी जो जिसमें 15 सर्ग हैं, ठीक है, इसमें कमायनी में 15 सर्ग माने गए हैं। आगे है, क्योंकि कुमारपाल का वंश चालुक्य वंश था, अतः यह ग्रंथ जो है चालुक्य वंश के इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। कुमारपाल है जो ये कुमारपाल थे या सिद्धराज थे, ये चालुक्य वंशी थे। तो इसमें किसका वर्णन मिलेगा, कौन से वंश का वर्णन मिलेगा, वो मिलेगा चालुक्य वंश का, ठीक है। आगे है सिद्ध शब्दानुशासन, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। इसकी ये सिद्ध हेम भी बोलते हैं इस ग्रंथ को, ठीक है। ये भी इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, ये व्याकरणिक रूप से लिखा गया ग्रंथ है इनका। यह ग्रंथ गुजरात के राजा सिद्धराज की इच्छा अनुसार लिखा गया है। कुमारपाल चरित, वो तो कुमारपाल को के अंदर में रख कर लिखा गया है, और जो सिद्ध शब्दानुशासन सिद्धराज की इच्छा से लिखा गया है। यह व्याकरण ग्रंथ है, इसमें संस्कृत, अपभ्रंश व प्राकृत तीनों भाषाओं का प्रयोग मिलता है, ठीक है। आगे है चर्या, योगचर्या और योग शास्त्र। ये कुमारपाल को खुश करने के लिए लिखा गया है, योगचर्या और योग शास्त्र, जिसे दो नाम है, ठीक है। छंदोनुशासन लिखा है इन्होंने, एक शब्दानुशासन, छंदोनुशासन। आगे है फिर जो देसी नाम माला कोश है इसका, उसमें 18 प्रकार की जो बोलियां हैं उनका वर्णन किया गया है। वह जो देश शब्द हैं उनका प्रयोग इसमें किया गया है देसी नाम माला कोश में, ठीक है। प्राकृत व्याकरण या ये प्राकृतानुशासन, ठीक है, प्राकृतानुशासन इन्होंने ग्रंथ लिखा है। इन्होंने शब्दानुशासन, ठीक है, छंदानुशासन, प्राकृतानुशासन, ये तीन तो यही ग्रंथ हो गए, है ना। जो शब्दानुशासन है उसको सिद्ध शब्दानुशासन भी बोलते हैं, ठीक है, और सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन भी बोलते हैं। तो इस तरह से देख लेंगे इन ग्रंथों को एक बार, ठीक है। कौन कौन से, कुमारपाल चरित, सिद्ध शब्दानुशासन, योगचर्या या योग शास्त्र, देसी नाम माला, और ये है प्राकृतानुशासन, और एक है छंदोनुशासन, ठीक है। ये इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। आगे इनकी पंक्ति है, भला हुआ जो मारिया बहिनी मारा कंतु, लज्जेजू तू बेनी बेसी जे भग्या घर एंतु, ठीक है, एंतु। तो ये है हेमचंद्र की लिखी गई पंक्ति है, और ये इम्पोर्टेंट पंक्ति है, अंडरलाइन कर लेना इसको, ठीक है। अगली है फिर, रे मन करासी के आलड़ी विषया अचचूहू इरी, हे मन तू आलस से क्यों हट रहा है, और हे मन तू विषय वासनाओं से अपने आप को दूर क्यों कर रहा है। ये इसका मीनिंग है, ठीक है। तो ये हम मतलब ये इम्पोर्टेंट इनकी पंक्तियां हैं, ये देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट है फिर सोमप्रभ सूरी, जिसका समय है वो है 1195 विक्रम संवत, ठीक है। कई विद्वानों के अपने अपने मत हैं, तो इनमें जो मतभेद काफ़ी मिलता है जो पुराने विद्वान हैं उनके समय में, ठीक है। ये गुजरात के थे। ग्रंथ है इनका कुमारपाल बोध। कुमारपाल जो चरित्र था वो था हेमचंद्र जी, ठीक है। और जो कुमारपाल बोध है वो है अपना किसका, ये सोमप्रभ सूरी का, ठीक है। कुमारपाल का बोध किसको हुआ था, कुमारपाल का बोध हुआ था वो सोम मतलब शिव भगवान जी को, ठीक है। कुमारपाल का बोध हो गया था 1241 विक्रम संवत में ये लिखा गया। इस ग्रंथ में गद्य पद्य दोनों भाषाओं के
गद्य पद में दोनों भाषाओं प्राकृत और संस्कृत के मेल से निर्मित व्याकरण ग्रंथ की श्रेणी में इस ग्रंथ को रखा गया है। ठीक है, कुमारपाल बोध में कौन कौन सी जो भाषा है वो है संस्कृत है और प्राकृत है। और जो उसने लिखा था, क्या बोलते हैं, हेमचंद्र जी ने लिखा था सिद्ध शब्दानुशासन लिखा था, उसमें 3 भाषाएं थी, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, और इसमें है संस्कृत और प्राकृत। आगे है फिर इसमें इन दोनों में डाउट रहेगा, कुमारपाल चरित में और कुमारपाल बोध में। ये देख लेना, कुमारपाल चरित है वो हेमचंद्र जी की है और जो कुमारपाल बोध है वो है सोमप्रभ सूरी की। ठीक है, पंक्ति इनकी रावण। रावण जही जही दिसई दुई शरीर दुई दे। ईश्वर प्राप्ति के लिए जो गलत दिशा में विचरित करते हैं उनके लिए ईश्वर साधन के अलग अलग मार्ग हैं। ठीक है, तो इसको देख, रावण है, रावण जो इसकी इनकी पंक्ति में आया है सोम, सोम मतलब शिव, शिव भगवान से जो रावण ने लंका मांगी थी, है ना, सोने की लंका जो शिव भगवान से ही मांगी थी, तो रावण शिव से रिलेट करके देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फिर जैनाचार्य मेरुतुंग। इनका समय रहा है 1304 ईस्वी या 14वीं सदी इनका समय माना गया है। ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि जो इसको कैसे रिलेट करेंगे, मेरुतुंग, मेरु, मेरु पर्वत। ठीक है, मेरु पर्वत को बोलते हैं और पर्वत पे मणि मिलेगी। ठीक है, पर्वत पे क्या मिलेगी, मणि, मेरुतुंग चिंतामणि। 1304 ईस्वी इसका समय रहा है लिखने का। इनकी भाषा है जो वो रही है अपभ्रंश और साथ में संस्कृत भाषा। ये व्यवहारिक भाषा ये व्यवहारिक भाषा इनकी भाषा रही है। आगे है या पूर्ववर्ती अपभ्रंश। अपभ्रंश से पहले संस्कृत है, संस्कृत और अपभ्रंश का मिला जुला रूप। ठीक है, वो इनकी भाषा देखी गई है। इस ग्रंथ में राजा मुंज के प्रारंभिक दोहों का वर्णन है। ठीक है, इस जो प्रबंध चिंतामणि है इसमें क्या है, इसमें राजा मुंज के जो प्रारंभिक दोहे हैं उनका वर्णन इसमें मिलता है प्रबंध चिंतामणि में। प्रबंध चिंतामणि में सिद्धराज का जयसिंह, सिद्धराज जो जयसिंह है उसका वर्णन, जो चालुक्य वंशी है, ठीक है, जिसके आश्रय में रहे हैं, जिसके आश्रय में कौन रहे हैं, हेमचंद्र। ठीक है, और कुमारपाल, ये भी कुमारपाल के आश्रय में भी रहे हैं वो हेमचंद्र। इन तीनों विद्वानों के चरित्र का वर्णन इसमें मिलता है प्रबंध चिंतामणि में। ठीक है, और मुंज के प्रारंभिक दोहों का वर्णन भी प्रबंध चिंतामणि में। प्रबंध मतलब प्रबंध कर दिया कई विद्वानों के चरित्रों का। ठीक है, आगे है फिर जैन धर्म के प्रभाव की वृद्धि करना इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य रहा है। ये तो जैन ग्रंथों में देखने को मिलता ही है। इसमें दुहा विधा में विवाद करने वाले 2 चारणों की कथा आई है सामने। ठीक है, दुहा विधा क्या होती है, प्राकृत भाषा में जैसे अपभ्रंश भाषा में दोहा आया है, अपभ्रंश भाषा में है दुहा। ठीक है, अपभ्रंश से पहले तो दोहे का प्रयोग नहीं होता था। ठीक है, दुहा जो आया है, दुहा विधा आई है वो है अपभ्रंश भाषा में। ठीक है, इसमें 2 चारणों की कथा सामने आई, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दुहा विधा भी कहा जाता है। अपभ्रंश से पहले दोहे का प्रयोग नहीं होता था। इस ये है पंक्ति देखेंगे, ये मुंज कवि की है जो प्रबंध चिंतामणि में जिसको शामिल किया गया है। जो ये मेरुतुंग की रचना है। ठीक है, मुंज भणई मुणावलई जुवण गयऊं न झुरी झुरी जई शक्कर से खंड थिय तो इन मीठी चूरी।
मुंज भणई मुणा वलई जुवन गयो न झूरी, जय शक्कर सय खंड थिए जो इन मीठी चूरी। ये है मुंज कवि की, ठीक है, ये किसकी है? मुंज कवि की पंक्ति है, जिसको प्रबंध चिंतामणि में मेरुतुंग ने शामिल किया है। नेक्स्ट है फिर शालिभद्र सूरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर हैं, ठीक है, जैन आचार्य मोस्ट इम्पोर्टेंट माने गए। 12वीं शताब्दी इनका समय रहा है। 1965 ईस्वी में गणपति चंद्र गुप्त द्वारा रचित हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ठीक है, जो 1965 में प्रकाशित हुआ था, उसमें हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना है। ये हम देख चुके हैं पहले भी, ठीक है। इनका जो ग्रंथ है, इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, वो है भरतेश्वर बाहुबली रास। 1184 इनकी समय सीमा, जो समय है वो माना है, ठीक है। जो आदिकाल का प्रारंभ माना है 1184, गणपति चंद्र गुप्त ने 1184 को ही आदिकाल का समय माना है, ठीक है। ये हम पहले देख चुके थे, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही पहले वाले को इंक्लूड करते चलेंगे, देखते चलेंगे, रिलेट करते चलेंगे, याद होता जाएगा हमें। आगे है गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी का प्रथम ग्रंथ, इसको हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना है, ठीक है, और हिंदी का प्रथम कवि माना है किसको? गणपति चंद्र गुप्त ने किसको माना है? ये माना है अपने शालिभद्र सूरी को, ठीक है। शालिभद्र सूरी को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है, और इनका ग्रंथ है जो भरतेश्वर बाहुबली रास, इनको प्रथम ग्रंथ माना है। आगे है मुनि विजय, मुनि जिन विजय है, यह ग्रंथ जैन साहित्य का प्रथम ग्रंथ है। इन्होंने जैन साहित्य का प्रथम, हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना है, वो माना है गणपति चंद्रगुप्त ने, लेकिन जो जैन साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना है वो माना है मुनि जिन विजय ने। मुनि जिन विजय ने प्रथम जैन ग्रंथ माना है इसे, ठीक है। मुनि जिन विजय, दशरथ ओझा और गणपति चंद्रगुप्त ने इसे हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। मुनि जिन विजय ने, दशरथ ओझा ने और गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य इसे भरतेश्वर बाहुबली रास को, जो 1184 में लिखा गया है, 1184 में लिखा गया है, उसको प्रथम जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है, ठीक है। आगे है ये इम्पोर्टेंट जो एक साथ ही मैंने लिख दिए हैं। रास काव्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ जो है भरतेश्वर बाहुबली रास माना गया, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भी, आदि जैन ग्रंथ भी, ठीक है, और हिंदी का जो प्रारंभिक ग्रंथ जो गणपति चंद्रगुप्त ने माना वो भी भरतेश्वर बाहुबली रास को ही माना है। रास काव्य परंपरा का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ पंच पांडव रास, पंच पांडव रास, जैसे ये पांडव है ये ऐतिहासिक हो गए हैं हमारे लिए तो, ठीक है, ऐतिहासिक हो गए हैं, तो प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है पंच पांडव रास। ये भी किसका है? ये भी शालिभद्र सूरी जी का ही, ठीक है। आगे है रास काव्य परंपरा की विधिवत शुरुआत जो मानी है वो की है, वो है उपदेश रसायन रास से की है, ठीक है, जो जिनदत्त सूरी का है। आगे है फिर रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ रिपुदारण रास है, ठीक है। प्रथम ग्रंथ रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ तो है रिपुदारण रास, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है वो है भरतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है। आगे है भरतेश्वर बाहुबली रास में 205 छंद हैं। 205 छंद किसमें है? भरतेश्वर बाहुबली रास में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। और तो याद कैसे करेंगे? भरतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है। जो भरतेश्वर बाहुबली थे उन्होंने डबल शतक से भी 5 ज़्यादा लगाए हैं, ठीक है। बाहुबली ने डबल शतक से भी 5 ज़्यादा, जैसे 205, ठीक है। यह है लघु सुंदर खंड काव्य की श्रेणी में आता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या माना है? इसको खंड काव्य माना है, और दोहा चौपाई इसमें यूज किए गए हैं।
आगे है फिर भरतेश्वर और बाहुबली, ये दो भाई थे, ठीक है। एक भरतेश्वर था वो अयोध्या का राजा था, और जो बाहुबली था वो तक्षशिला का राजा था, ठीक है। इनके युद्धों का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। इस ग्रंथ का प्रारंभ वीर रस से होता है और अंत शांत रस में होता है। इसका संपादन मुनि जिन विजय ने किया है, क्योंकि मुनि जिन विजय ने ही इसे प्रथम जैन ग्रंथ माना है, ठीक है। मुनि जिन विजय ने, ओझा ने और दशरथ ओझा ने, और किसने माना है? गणपति चंद्र गुप्त ने, ठीक है। शुक्ल ने इसको मुक्तक काव्य माना है, शुक्ल ने इसको मुक्तक काव्य माना है, ठीक है। लेकिन खंड काव्य किसने माना है? खंड काव्य माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसको? भरतेश्वर बाहुबली रास को खंड काव्य तो माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और जो मुक्तक काव्य माना है वो माना है शुक्ल जी ने। इसमें जो रस हैं वो है वीर रस, श्रृंगार रस और शांत रस, 3 रस इसमें शामिल हैं, ठीक है। आगे है फिर पंच पांडव रास, ये भी किसका है? शालिभद्र सूरी का ही लिखा है, ठीक है। 1191 इसका समय रहा है। इस ग्रंथ में सर्ग हैं 15। पंच पांडव में सर्ग कितने हैं? 15। पंच पांडव 15, ठीक है। पंच पांडव में कितने सर्ग रहे हैं? 15। और क्या बोलते हैं, कुमारपाल जो चरित्र था उसमें कितने सर्ग थे? उसमें थे 28 को, क्योंकि कुमारपाल को कितने साल का माना था हमने? 28 साल का, ठीक है। और पंच पांडव, ठीक है। पंच पांडव में 15 सर्ग हैं। और जो भरतेश्वर बाहुबली रास है उसमें कितने छंद हैं? उसमें है 205, यानी कि डबल शतक से भी 5 ज़्यादा, ठीक है। इस तरह से पीछे का ज्ञान साथ के साथ देखते चलेंगे और याद होता जाएगा। यह रास काव्य परंपरा का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। भाषा अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी यानी कि डिंगल भाषा इसमें शामिल की गई है, ठीक है। मेनली जो जैन साहित्य लिखा गया है वो अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी भाषा में ही लिखा गया है, ठीक है। जो पंच पांडव रास है वो एक महाकाव्य है, और जो भरतेश्वर बाहुबली रास था वो एक खंड काव्य था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उसको खंड काव्य माना था, लेकिन शुक्ल जी ने उसको मुक्तक काव्य माना था। पंच पांडव रास है ये प्रबंध काव्य है और महाकाव्य की श्रेणी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर बुद्धि रास। बुद्धि रास भी शालिभद्र सूरी की है, शालिभद्र सूरी, ठीक है। शाली में बुद्धि होती है, शालिभद्र सूरी। इसका संग्रह शालिभद्र सूरी के शिष्य सीवी ने किया था, ठीक है। तो इन 3 ग्रंथ किसके? शालिभद्र सूरी के। भरतेश्वर बाहुबली रास एक है, कौन सा है? एक पंच पांडव रास, और तीसरा है बुद्धि रास, ठीक है। ये तीनों ग्रंथ देख लेना। आगे है कवि आशगु, ठीक है। 12वीं शताब्दी इनका समय रहा है। चंदनबाला रास 12वीं शताब्दी की 12वीं ईस्वी की रचना है। 1200 ईस्वी की इनकी रचना चंदनबाला रास है। चंदनबाला रास है एक कष्ट में जीवन से रिलेटेड जो इसमें जीवन को दर्शाया गया है। और किसके जीवन को दर्शाया गया है? इसमें दधिवाहन की पुत्री चंदनबाला के कष्ट में जीवन को, और जो स्थित जीवन था उसका, जो उसका पावन चरित्र था उसका वर्णन इसमें मिलता है, ठीक है। और ये जालोर में रचित है। जालोर कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है। गीति काव्य प्रथम गीति काव्य रचना है, ठीक है। प्रथम गीति काव्य रचना है चंदनबाला रास कवि आशगु की। इसमें छंद कितने हैं? इसमें छंद हैं 35। चंदनबाला कितने वर्ष की है? 35 साल की, ठीक है। और इसका रस तो देखने से ही पता चल रहा है कि कष्ट में जीवन है उसका, तो रस है, करुण रस है। खंड काव्य है ये, खंड काव्य। ये भरतेश्वर बाहुबली रास भी है।
यह आदिकाल की करुण रस में रचित प्रथम रचना है। गीति काव्य भी है ये प्रथम, और आदिकाल में रचित प्रथम करुण रचना भी है। ठीक है। भाषा है, इसकी भाषा है राजस्थानी प्लस अपभ्रंश, सभी की भाषा यही मिलेगी। अन्य ग्रंथ है जीव दया रास। जीव दया रास भी किसकी? आशगु की रचना है। जीव की दया, जीव पर मतलब जीव की दशा देखकर दया आएगी, और दया जब आती है तो आंसू तो आते ही हैं। और चंदनबाला की स्थिति ऐसी थी, उसको देखकर आंसू आएंगे ही आएंगे। ठीक है। चंदनबाला रास था, ये खंड काव्य था, और 35 इसमें छंद हैं। नेक्स्ट है फिर जिनधर्म सूरी या जिणधाम। ठीक है। अपभ्रंश में इसका नाम क्या है? जिणधाम। स्थूलीभद्र रास इसकी रचना है। स्थूलीभद्र रास। धर्म पर स्थूल, धर्म कैसा है? स्थूल है। स्थूल और सूक्ष्म को तो सभी जानते हैं नहीं, तो धर्म कैसा है? स्थूल है, विस्तृत है। 1209 ईस्वी इसका समय रहा है। इसमें स्थूलीभद्र तथा कोशा नामक वेश्या के मध्य प्रेम प्रसंग का चित्रण इसमें मिलता है। स्थूलीभद्र का और कौन सी वेश्या है? कोशा नामक वेश्या का इसमें वर्णन मिलता है। इसकी भाषा भी वही है, अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी। जिन धर्म, धर्म कैसा है? स्थूल, स्थूल है। स्थूलभद्र रास 1209 में लिखी गई है, और इसमें किसका वर्णन है? स्थूलीभद्र का और कोशा नामक वेश्या के प्रेम प्रसंग का इसमें वर्णन है। नेक्स्ट है विजयसेन सूरी। विजयसेन सूरी रेवंतगिरी रास इसकी रचना है। 1231 इसका समय है। ठीक है। रेवंतगिरी, रेवंतगिरी, गिरी मतलब पर्वत होता है, और पर्वत पर चढ़कर हम क्या प्राप्त करते हैं? विजय प्राप्त करते हैं। ठीक है। रेवंतगिरी विजयसेन सूरी की है। ठीक है। भाषा मूलतः हिंदी है। ठीक है। इसमें नेमिनाथ के प्रसंग को उठाया गया, नेमिनाथ, और इसमें रेवंतगिरी तीर्थ, ये तीर्थ का इसमें वर्णन मिलता है। ठीक है। आगे यह एक ऐतिहासिक गीत प्रधान रास ग्रंथ है। प्राकृत सौंदर्य का इसमें वर्णन देखने को मिलता है। क्योंकि जो प्राकृत वर्णन क्यों मिलता है? रेवंत मतलब पर्वत है, रेवंतगिरी है कोई। ठीक है। जब उस पर भाई रेवंतगिरी तो जो है वो प्राकृत सौंदर्य से परिपूर्ण है, भरपूर है, तो प्राकृत सौंदर्य का वर्णन तो इसमें मिलेगा ही। 4 कड़वकों में विभक्त है। रेवंतगिरी रास की भांति कवि पल्हण द्वारा रचित आबू रास, जिसमें आबू पर्वत पर जो आबू मंदिर है उसका वर्णन मिलता है। ठीक है। ये जो रेवंतगिरी लिखी है वो रेवंतगिरी पर्वत को ध्यान में रखकर लिखी गई है, और नेमिनाथ के प्रसंग को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है। और इसी को आधार मानकर पल्हण ने आबू रास लिखा है, जो आबू मंदिर का जिसमें वर्णन मिलता है, और जो जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर है आबू मंदिर। ठीक है। आगे है फिर पंक्ति। इनकी पंक्ति है कोयल कलियलो मोर के काओ सम्मरु मुहुयर मुहूर्त गुंजार, वो जलद जाल संभाले निझरणी, रमाउलू रेहई उज्जिल सिहरू अली कज्जल सामलू। ठीक है। ये इनकी पंक्ति है। देखो, रेवंतगिरी पर जब हम जाएंगे, कोयल भी कूक मारेगी। ठीक है। मोर भी अपनी मधुर मधुर वाणी से मोहित करेगा, तो प्राकृत सौंदर्य तो अपने आप निखरेगा। समझ गए? तो ठीक है। फिर आगे है हरिभद्र सूरी। हरिभद्र सूरी की है, एक तो है नेमिनाथ रास। देखो, जो रेवंतगिरी था उस पे रेवंतगिरी था, उस पे क्या है? नेमिनाथ का चरित वर्णन है उसमें तो। लेकिन जो हरिभद्र सूरी का है वो है नेमिनाथ
रास नाम रचना का। ठीक है। दूसरी है जसहर चरियू, जिसको जसहर का मतलब है, जसहर है अपभ्रंश का। ठीक है शब्द, और यशोधरा है हिंदी का। ठीक है। इसमें यशोधरा का प्रसंग देखने को मिलता है। ललित विस्तारा, ललित विस्तारा और धूर्ताख्यान इसके प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी? हरिभद्र सूरि की। भद्र है, भद्र है, कौन कौन है भद्र? जो नेमिनाथ रास लिखता है, जसहर चरियू यशोदा का वर्णन, यशोधरा का जो वर्णन करेगा वो तो भद्र है ही। और भद्र वो भी है ललित, मतलब प्रेम रिलेटेड सा वर्ड है एक। ठीक है। तो इसका विस्तार करेगा वो भद्र होगा ही। और ध्रुत का आख्यान करेगा, वो थोड़ा सा बाद में देख लेना अपना। ठीक है। नेक्स्ट है फिर ये है सुमति गुणी सूरी का है। क्या है? सुमति नेमिनाथ रास, इसकी भी हरिभद्र की भी नेमिनाथ रास है, और जो है सुमति ये गुणी सूरी का भी नेमिनाथ रास है। इसका समय रहा है 1213 ईस्वी, 1213 ईस्वी इसका समय रहा है, 13वीं शताब्दी। ठीक है। इस नाम से हरिभद्र सूरि की भी रचना है, देखी है अभी। इसमें 58 छंदों के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रसंग में नेमिनाथ का चित्रण प्रस्तुत किया है। 58 छंदों में। ठीक है। कृष्ण, श्री कृष्ण हैं जो, उनके प्रसंग में नेमिनाथ का चित्रण प्रस्तुत किया है। भाषा है वो कैसी भाषा है? अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी इसकी भाषा है। ठीक है। आगे है चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद सूरि द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई। जो नेमिनाथ चौपाई लिखी है वो लिखी है विनय चंद सूरि ने। ठीक है। और नेमिनाथ रास लिखी है वो सुमति ने भी और हरिभद्र ने भी। ठीक है। और नेमिनाथ चौपाई लिखी है वो लिखी है विनय चंद सूरि ने। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन इन्होंने किया है अपने ग्रंथ में। ठीक है। नेक्स्ट है फिर नेमिनाथ रास हरिभद्र सूरि का है, देख लिया था। नेमिनाथ रास दूसरा है सुमति गुणी सूरि का है। फिर नेमिनाथ चौपाई विनय चंद सूरि की है। और नेमिनाथ चरियू ये हरिभद्र सूरि का ही है, चरित कह लो या फिर चरियू कह लो। ठीक है। नेमिनाथ फागु है वो है राजशेखर सूरि का है। नेमिनाथ फागु किसका है? नेमिनाथ फागु है राजशेखर सूरि का। ठीक है। तो एक नेट के पेपर में पूछा गया था क्रम दृष्टि से, जो विद्वानों का जो क्रम लगाना था। ठीक है। उसमें था स्वयंभू, लुइप्पा, पुष्पदंत और हेमचंद्र को विभिन्न ऑप्शनों में दिखाया गया था। ठीक है। तो उसमें था पहले पे स्वयंभू, उसके बाद है लुइप्पा, उसके बाद है पुष्पदंत, उसके बाद है हेमचंद्र। हेमचंद्र सबसे छोटे और इस क्रम में। ठीक है। और स्वयंभू सबसे बड़े। ठीक है। तो आज हमने कर लिया है ये जो 10वीं शताब्दी के बाद के हैं जो अपभ्रंश मुक्त रचनाएं थी। ठीक है। उनको देख लिया है, उन विद्वानों को भी देख लिया हमने अच्छे से। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे का कवर करेंगे। तो चलो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।